आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। होप सो सब लोग मेरे हिसाब से तो अच्छे होंगे। पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको लगातार इस तरह की क्लासेस मिलती रहें और आप मैथमेटिक्स में अपनी कदमों को आगे बढ़ाते रहें और आपको चीज़ें समझ में आती रहें। मैथमेटिक्स में पढ़ाता हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर ललित और आज का सेशन विशेषतः पैडागॉजी के लिए होगा। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं पैडागॉजी का सेशन और रखता हूँ पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। समय के अंतरालों के साथ आंकड़ों में परिवर्तन दर्शाता है, यानी शो चेंजेस इन फिगर विद टाइम इंटरवल, यानी किसी भी आंकड़ों में जो परिवर्तन है, जो फिगर्स हैं या जो डेटा है, उसमें जो समय के साथ परिवर्तन दिखाया जाता है, इनमें से कौन से ग्राफ से दिखाया जाता है? दंड आरेख, वृत्त आलेख, आयत चित्र या रेखा चित्र, इनमें से कौन सा आपको लगता है जो आप जानते हैं आंकड़ों के परिवर्तन को शो करता है? जैसे जैसे टाइम बीतता है आंकड़ों की वैल्यू को में परिवर्तन हो रहा है, इस ग्राफ से शो होता है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ए ऑप्शन दंड आरेख। चलो बहुत अच्छे से जवाब मिला है मुझे, सबसे पहले नॉलेज अड्डा। ए ऑप्शन आपने दिया है दंड ग्राफ, यानी इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ, इसको बोलते हैं बार डायाग्राम या बार ग्राफ भी बोलते हैं इसको बोलते हैं पाई चार्ट, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ या लाइन डायग्राम। देखते हैं इनमें से कौन सा आपका जवाब है। तो डी, बहुत सारे बच्चों ने डी भी कहा है, कुछ ने ए कहा है, किसी ने डी कहा है। तो आपको बता दें इस क्या समझने का नज़रिया क्या है। देखिए पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर सही बिल्कुल डी जिसने दिया है एकदम सही जवाब है, रेखा आलेख इसका जवाब है। और देखिए ये आपके सामने एक पॉपुलेशन जो वर्ल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को दिखाया गया है, जो ईयर्स वाइज चल रहा है 2017, 18, 19, 20, 21 एंड 22। और ये है इसके आंकड़े, जो यानी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी। तो 2017 में अगर हम बियर की बात करें तो वो लगभग 5,000 थे, लेकिन 2018 में वो कितने हो गए? वो 50,000 हो गए। 2019 में कितने हो गए? वो 85,000 हो गए। तो यानी समय के साथ एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में कितना अप एंड डाउन हो रहा है, कितना ऊपर नीचे जा रही है, ये सब आपको यहाँ से मिल जाता है। तो समझ में आया। अब आपने कहा था इसका आंसर कि सर दंड ग्राफ भी है। देखिए दंड ग्राफ मैं आपको दो चीज़ समझाता हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में आएंगी। जब आप क्रिकेट देखते हैं, सभी लोग क्रिकेट के दीवाने होते हैं, क्रिकेट देखते हैं सभी लोग, लगभग लाइफ में कभी न कभी देखा ही होगा। तो क्रिकेट में जब किसी बॉलर के ओवर की बात की जाती है तो पहली बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, क्वांटिटी, इसके आधार पर 2 रन, 3 रन, 5 रन, 8 रन, तो ऐसे दिखाया जाता है आपको कि दूसरी बॉल पर ये डॉट बॉल चली गई, फोर्थ बॉल पर आपको 3 रन मिले और फिफ्थ बॉल पर आपको 6 रन मिले। इस तरह से ग्राफ दिखाया जाता है। तो वो क्या होता है? वो होता है इंडिविजुअल चीज़ पर, क्वांटिटी के आधार पर, टाइम के आधार पर नहीं। लेकिन जब आप रेखा, जब दो टीमों को कंपेयर करते हैं, जब वहाँ यू आर कंपेयरिंग टू टीम कि भाई आफ्टर 10 ओवर्स ये टीम ए और बी कहाँ किस स्थिति में थी, तो इस तरह से आपको रेखा चित्र दिखाया जाता है। तो जब भी समय के साथ आंकड़ों में परिवर्तन दिखाया जाता है वो हमेशा किसके थ्रू होता है? वो हमेशा लाइन डायग्राम के थ्रू दिखाया जाता है। ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि यहाँ पर एक वृत्त के माध्यम से कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का, कंप्लीट कमोडिटी का बाइफरकेशन और डिबाइफरकेशन दिखाया जाता है। इसमें दो तरह से आपको डायग्राम बनता है। डायग्राम तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कहीं परसेंटेज में वैल्यू दिखाएगा और कहीं कोण में, डिग्री में दिखाएगा। तो ये दो तरह से बनता है। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो इस कंप्लीट सर्कल का सम 100% होता है। अगर ये कोणों की बात होती है कि एंगल के आधार पर दिखाया गया है इस चार्ट को, तो ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये पाई चार्ट होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? डाइंस ब्लॉक, संख्या चार्ट, गिन तारा अबेकस, 10x10 का वर्गीकृत ग्रिड। टू कन्विंस द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th that 1/10 is greater than 1/100, which of the following teaching learning material TLM is most appropriate? डाइनिस ब्लॉक, नंबर चार्ट, गिन तारा या फिर अबेकस यानी या 10x10 का ग्रिड पेपर। तो यहाँ पर बताया गया मुझे आंसर है बी। सब लोग बी बोल रहे हैं, क्या बात है भाई, सब लोगों को बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है। वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस, डी। देखिए आपको बता दें कि 10x10 का जो वर्गीकृत ग्रिड है ना, अगर ये होता ना कि भाई सिर्फ ग्रिड होता 10, ये सिर्फ इसको ना दे करके वो ऐसे हटा देता
और वो बोलता वर्गीकृत ग्रिड, तो इसका आंसर एकदम सही होता। अगर वो वर्गीकृत ग्रिड बोलता तो इसका आंसर एकदम सही होता, क्योंकि उसने साइज दे दिया 10x10 का, तो 10x10 के में 1/100 नहीं आता। 10x10 में 10 खाने होते हैं ऐसे, और 10 खाने होते हैं ऐसे, 10 कर लेना इनको ऐसे, और एक खाना 0.1 को डिनोट करता है, यानी 1/10 को, फिर 2/10 को। इसमें 100 को आप नहीं डिनोट कर सकते, 1/100 कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन दिस वाले ग्रिड पेपर। इसलिए डाइनिस ब्लॉक क्या होता है? डाइनिस ब्लॉक होता है जहाँ पर संख्याओं को आप जोड़ना घटाना सीखते हैं और कंप्लीट नंबर्स को सीखते हैं। अबेकस आप सभी जानते हैं, अबेकस क्या होता है? जो जोड़ने घटाने के काम आता है, संख्याओं को समझने के काम आता है, और साथ में प्लेस वैल्यू को कांसेप्ट को समझने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि अबेकस ये है ना, अबेकस आपके सामने। अबेकस में क्या शो होता है कि आप जब अबेकस का यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या है और साथ में अंकों को सही जोड़ना सीख जाते हैं या घटाना सीख जाते हैं। ये है डाइनिस ब्लॉक। डाइनिस ब्लॉक में क्या होता है? ये एक ब्लॉक होता है। इन देखा होगा आपने, छोटे छोटे ब्लॉक से जोड़कर बच्चा बना लेता है। तो अगर वो 10 ब्लॉक ऐसे लगा देता है ना, तो ये एक कंप्लीट ग्रिड तैयार होता है 10 का, जिसको 10 बोलते हैं। एक ब्लॉक एक ब्लॉक मिलकर, एक ब्लॉक 1 यूनिट के बराबर होता है। अगर आप 2 ब्लॉक को, 10 ब्लॉक को ऐसे लगा देंगे तो ये 100 की क्वांटिटी को दर्शाता है। अगर आप 3 तरफ से जोड़ देंगे, 3D बना देंगे उसको, तो ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है। तो डाइनिस ब्लॉक बच्चे की गिनती की संकल्पनाओं को समझने के लिए या फिर स्थानीय वन की संकल्पनाओं को समझने के लिए योग किया जाता है। बात समझ में आ गई? अब ये संख्या चार्ट क्या था? देखिए, संख्या चार्ट जो भिन्न का संख्या चार्ट है वो कैसा होता है? अगर ये 1 लिखा है तो आगे क्या लिखते हैं? 1/2, 1/2, फिर आगे करेंगे, फिर इसके 2 हिस्से, यानी वो इस तरह से इन चीज़ों को, ये 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि नीचे वाली जो संख्या है वो हमेशा इसका पार्ट होंगी तो इससे छोटी होंगी। इसलिए जब आप 1/10 को यूज़ करेंगे तो उसको 10 पार्ट में अगर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/100, 1/100। तो आप बच्चों को शो कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ इससे छोटी है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? एक और सवाल, चलिए। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल, हॉट्स, नाम तो सुना होगा आपने। हॉट्स पर आधारित प्रश्न किसकी मांग करते हैं? संकेत और चित्रों के ज्ञान की, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, तथ्यों नियमों सूत्रों के ज्ञान की, एल्गोरिथम के ज्ञान की। क्वेश्चन बेस्ड ऑन हॉट्स इज डिमांडिंग फॉर व्हाट? नॉलेज ऑफ साइंस एंड पिक्चर्स, कॉग्निटिव एफर्ट्स एंड नॉलेज ऑफ सम कंटेंट या एक्सटेंट, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, रूल्स एंड फार्मूलाज, नॉलेज ऑफ एल्गोरिथम। तो यहाँ पर जवाब देखते हैं क्या मिल रहा है आप लोगों का। तेजी के साथ आप बढ़ रहे हैं जवाब की तरफ और मुझे उम्मीद है कि जवाब में तो कोई लोचा नहीं करेंगे आप, एकदम सही सलामत उत्तर आएगा। तो पहले बता दूं ये हॉट्स क्या है। बच्चों के मन में बड़ा कठिन सवाल होता है। जैसे टिल्लू के मन में एक बार आ गया था, उसने देखा बाहर लिखा था हॉट्स क्लासेस, एक कोचिंग सेंटर के बाहर लिखा था हॉट्स क्लासेस। टिल्लू की तो आँखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई, बोला भाई कहीं भी नहीं पढ़ूंगा, इस क्लास में जाके जरूर पढ़ूंगा। एडमिशन लेने चला गया, अंदर जाकर देखा तो सब ठंडा ठंडा था, हॉट्स तो कुछ भी नहीं था। टिल्लू बोला मास्टर जी आप तो बहकाते हो बच्चों को, बाहर आपने लिखा हॉट्स क्लासेस और अंदर कुछ भी नहीं है, हैं यहाँ तो मैं तो नहीं पढ़ूंगा। तो जब उसको मास्टर ने समझाया कि ये वो वाला हॉट्स नहीं जिसको तुम समझ रहे हो मेरे बच्चे, इस हॉट्स का मतलब क्या है? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो यहाँ पर आपको हम कुछ सीमा तक आपकी नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, हम कुछ सीमा तक आपको संज्ञानात्मक से विकास करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा इसके लिए इसके आधार होता है। और ये हॉट्स पोर्टल है, ये सीबीएसई द्वारा चलाया गया था। सीबीएसई ने इसको लॉन्च किया हॉट्स पोर्टल को, जहाँ पर बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा सा कुछ और एडवांस सीखें। तो दैट इज कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान के संदर्भ में यहाँ पर हम बच्चों के लिए बात रखते हैं। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। एक और सवाल देखते हैं आपके सामने, ये रहा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकता रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह केंद्रित है किस पर? यानी अधिगमकता को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यानी बच्चे के अंदर सृजनात्मकता, कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाता है। और ये रचनावादी अप्रोच पर सवाल आए हुए हैं सीटेट में 2 बार, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन के लिए, परिभाषाओं सूत्रों को याद करने के लिए, नियमित गृह कार्य जमा करने हेतु या गतिविधियों में शामिल करते हुए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर। जो हमारी रचनावादी अप्रोच है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, वो किस लिए पर बल देती है कि टीचर द्वारा अच्छे से एक्सप्लेन करके लेक्चर दिया जाए, परिभाषा और सूत्रों को याद किया जाए,
नियमित गृह कार्य जमा करो या फिर गतिविधि में शामिल करो बच्चों को और उनकी सक्रियता भागीदारिता पर इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स को करो। तो सब जानते हैं इस बात को, तो सब जान गए होंगे, मुझे उम्मीद है सब लोग जान गए होंगे। सबने कहा है बिल्कुल सही जवाब है, गतिविधियों पर शामिल करते हुए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर, यानी यहाँ पर आप बच्चों के अंदर सक्रिय भागीदारिता निभाएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है बच्चा कुछ रचनात्मक कार्य करे, कुछ सृजनात्मक कार्य करे। यहाँ तो टीचर का एक्सप्लेनेशन होगा तो बच्चा क्या सक्रियात्मक करेगा। परिभाषाओं सूत्रों को एनसीएफ मना करता है याद करने के लिए। लर्निंग विदाउट बर्डन, ये 2005 का स्टेटमेंट है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, ये बिना बोझ की शिक्षा आपको करानी है। और गतिविधियों में शामिल करते हुए अध्यापक, बिल्कुल सही बात है कि बच्चों को आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो और उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन कराओ। उससे बच्चे के अंदर जो रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो पैदा होगी, क्योंकि बच्चा सक्रिय रहेगा तो नई चीज़ सीखेगा, नई चीज़ समझेगा, नई चीज़ सोचेगा और वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4, एकदम सही जवाब आपने दिया है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है। दीज डेज प्राइस आर स्टार्टिंग टू रेज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट दिस कंडीशन। इस ग्राफ को, इस कंडीशन को किस ग्राफ के द्वारा दर्शाया जा सकता है, 1, 2, 3 या 4। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। और यहाँ पर समय के साथ साथ दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर ग्राफ में बताया गया ए, सबने ए कहा है, एक नया, बहुत बढ़िया। देखो समझो, ये टाइम का स्लॉट इधर को चलता है, कीमत उधर को चलती है। नहीं, स्टार्टिंग में जब 0 था तो प्राइस बहुत लो थे, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैल्यू की कीमत आगे बढ़ती चली गई, है ना। तो समय के साथ पैसे की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, ये इस ग्राफ दिखाता है। ये क्या है, समय के साथ इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि पहले आप बहुत ऊपर थे और धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया आप नीचे आते चले गए। तो ये क्या है, गिरावट दिखा रहा है, ये गिरावट दिखा रहा है। भाई समय तो इधर को चल रहा है तो ग्राफ नीचे की तरफ आता जा रहा है ना, जैसे आप जा रहे हो। ये क्या है, पहले यहाँ से चीज़ बढ़ी यहाँ तक फिर नीचे डाउन हो गई। तो यानी कर्व क्या दिखाता है कि पहले बढ़ना फिर नीचे कम हो जाए, वक्र जो दिखाता है। ये क्या है, ये भी, ये क्या, पहले कीमत इतनी थी जो बहुत ज़्यादा थी, अब धीरे 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 कीमत एकदम डाउन होती चली गई। तो समय के साथ कीमत में, आमिर बताता हूँ अभी आमिर, तो करते 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 आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम सही जवाब है, समय के साथ कीमत में बढ़ोतरी शुरू हो रही है, दैट इज गिवन बाय ए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण हेतु प्रत्युवादी शिक्षण व्यू रचना है। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग एरे। इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग एरे है। शिक्षण व्यू रचना की बात हो रही है, अधिगम की नहीं हो रही है, क्योंकि शिक्षण टीचर के द्वारा कराया जाता है, अधिगम बच्चों के द्वारा लिया जाता है। मैं अच्छा हूँ आयुष, कैसे हैं आप, समझ रहे हैं। शिक्षण टीचर के द्वारा कराया जाता है, अधिगम बच्चे के द्वारा सीखा जाता है। तो यहाँ पर टीचर के बात पे सवाल पूछा गया है। देखो, लर्निंग एरे नहीं है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव टीचिंग एरे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एरे, लेक्चर एरे, रिसर्च एरे, या फिर कंपोजिट ऑफ ग्रुप डिस्कशन या कंपोजिशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन। सबने कहा ए, लेकिन मैं आपको बता दूं समस्या समाधान व्यू रचना जो है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं है। क्यों? क्योंकि समस्या समाधान में तो बालक टीचर से सवाल पूछता है कि सर इस सवाल को कर दो, बस टीचर कर देता है। तो इसमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच थोड़ी आई, ये तो आपने जो पढ़ा बच्चे ने उसी से पूछ लिया आपसे, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेक्चर मेथड, जिसे लेक्चर एरे बोलते हैं, ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, ये प्रतिवादी शिक्षण है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी टीचिंग को कितना प्रभावी बना सकता हूँ वो मैं अपने लेक्चर से डिफाइन करूँगा आप लोगों को। मैं उस टीचिंग को कितना प्रभावी बनाता हूँ, मैं कौन कौन सी TLMs यूज करता हूँ, मैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स यूज करता हूँ। तो ए टीचर कैन मेक इज टीचिंग इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म ऑलवेज बी बाय इट्स लेक्चर। तो राइट ऑप्शन था व्याख्यान यानी लेक्चर एरे। मैंने आपको बार बार हिंट दिया था कि शिक्षण टीचर के द्वारा कराया जाता है, जबकि बाकी चीज बच्चों के द्वारा कराई जाती हैं। अधिगम, यहाँ शिक्षण की बात हो रही है, अधिगम की बात नहीं हो रही है ना। वेरी गुड, बी ऑप्शन अब समझ में आया आपको। एक और, वॉन हेले में कौन सी गणित
वॉन हेले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं, यानी अकॉर्डिंग टू वॉन हेले ज्योमेट्रिक लेवल ऑफ thinking, students who can describe and classify shapes according to the appearance are A1 level 1 analysis, level 2 information incorporation, level 3 formal incorporation या level 0 mental depiction। यानी 0 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, 4 लेवल होते हैं ना वॉन हेले के अकॉर्डिंग। मैंने समझाया था कि अकॉर्डिंग टू वॉन हेले देयर आर 4 लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो 4 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, और यहाँ पर जवाब मिल रहा है बी। चलो बी अनौपचारिक निगमन पर बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया था, अगर बालक आकृतियों को उनकी दिखावट और बनावट के आधार पर वर्गीकृत करता है तो वह विजुअलाइजेशन पर होता है, मानसिक चित्रण इसको बोलते हैं, विजुअलाइजेशन, इसको बोलते हैं चाक्षुषीकरण। नाम तो सुना होगा चाक्षुषीकरण। तो इस लेवल पर बच्चा सिर्फ आकृति को दिखावट और बनावट के आधार पर पहचानता है, जबकि लेवल नंबर 1 विश्लेषण होता है, इसमें बच्चा उनके सही नाम, सही प्रोनाउंसिएशन और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को जानता है। जैसे त्रिभुज 3 भुजाओं से बनता है, चतुर्भुज 4 भुजाओं से बनता है, बेसिक प्रॉपर्टीज को समझता है। लेवल नंबर 2 में वो अनौपचारिक निगमन पर आ जाता है, जिसको आप इनफॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल डिडक्शन में बच्चा उस पर्टिकुलर आकृति को किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से देख सकता है, पहचान सकता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को जानता है, उस प्रॉपर्टी का संबंध किसी और से कैसे बन सकता है वो भी जान सकता है। तो औपचारिक स्तर इसका हो जाता है। औपचारिक स्तर में क्या होता है, यहाँ पर बालक 2 भिन्न भिन्न आकृतियों के बीच में कुछ नियम प्रतिपादित करने शुरू कर देता है। जैसे मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि ये एक समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर एक वृत्त बना है, तो इसकी जो रेडियस है वो इसकी भुजा से क्या संबंध, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग, वो त्रिभुज अलग शेप है, वृत्त अलग शेप है। अगर आप इन दोनों का रिलेशन निकालें तो क्या होता है, r = a/2√3। तो ये जो रिलेशन आप निकाल रहे हैं ये होता है औपचारिक अनुमान में, जिसको फॉर्मल भी कहते हैं। और एक लेवल नंबर 4 आता है जिसको रिगर बोलते हैं, और रिगर का मतलब दृढ़ता। क्या होता है, दृढ़ता। तो दृढ़ता क्या है, यानी बच्चा स्वयं की आकृति जनरेट करना शुरू कर देता है। तो सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी वॉन हेले के बारे में। एकदम बढ़िया जवाब है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। कक्षा 3 में अबेकस का प्रयोग ब्लैंक में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। सॉरी, चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। कक्षा 3 में अबेकस का प्रयोग ब्लैंक में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करते। अबेकस मैंने अभी दिखाया था ना आपको, तो अबेकस जो है, अच्छा ओके, अंकित कुमार जायसवाल आपका पहला क्लास है, स्वागत है आपका अंकित। तो कक्षा 3 में अबेकस का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। किस में सहायता नहीं करता है, स्थानीय मान की महत्ता को समझने में, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या के लिखने में, या गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में। इनमें से किस में विद्यार्थियों की मदद जो है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों की मदद नहीं करता है अबेकस? ए, स्थानीय मान की महत्ता को समझने में नहीं करता। अच्छा, अभी तो मैंने आपको अबेकस के बारे में लिखा है, बताया भी था कि अबेकस जो आकृति है वो हमेशा बच्चों में संख्याओं को समझने, संख्याओं के संकल्पनाओं को वेरीफाई करने और प्लेस वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। तो इसको गलत कैसे कह सकते हैं आप, ये तो सही है, बिल्कुल सही बात है। शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या के लिखने में अबेकस इसमें आपको यूज नहीं होता, कि वो संख्याओं को अंकों में, शब्दों में लिखना नहीं सिखाता। वह सिर्फ संख्याओं का वेरिफिकेशन, क्या ये जोड़ सही है गलत है इसको समझने में, और साथ में वह स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने में और गणना में परिशुद्धता, कैलकुलेशन में शुद्धता बन जाए उसको, इसलिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत जवाब है। दैट इज, क्यों गणना में परिशुद्धता प्राप्त नहीं करोगे, इसी से तो गिनती 2, 3, 4 अबेकस चलाओगे तो आपको चीज़ों में गलती करने के चांसेस कम होंगे ना। इससे सिखाने का मतलब यही तो होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है। कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता का निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने का क्रम बढ़ाया जा सकता है। अगर हम गणित भाषा की निपुणता, गणित भाषा को निपुण बनाने के लिए कौन सा क्रम है जो बच्चों को दिखाया जाए? 1, रोजमर्रा की भाषा,
गणितकरण स्थिति की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितकरण स्थिति की भाषा या रोजमर्रा की भाषा। रोजमर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितकरण स्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। अच्छे दो एक जैसे हो गए भैया, ये दो एक जैसे हो गए हैं भाई। ये इसके पहले आएगा, ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर, इनको बदल लो, ये 3 नंबर पर है और ये 4 नंबर पर है। ऐसे गणित समस्या समाधान की भाषा, गणितकरण स्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा या फिर रोजमर्रा की भाषा। तो देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ, हाँ वो तो लिखा हुआ है भाई, ओ ऑप्शन 2 एक जैसे आगे, इसका मतलब हाँ ओके ओके ओके, 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए तो इसको हम काट देते हैं। ओके तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। अच्छा सवाल है, पेपर में आ भी चुका है एक बार, तो बता दें आपको, ऊपर भी वही लिखा है तो इसको हम हटा ही देते हैं। 3 ऑप्शन में से उत्तर देना, तीसरा ऑप्शन 2 बार रिपीट हो गया है तो उसको ना लिखें। 1, 2 और 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, तो ये 3 ऑप्शन तो एक जैसे ही होगी, दोनों 2 और 3। तो सही जवाब क्या है? बहुत बढ़िया, ए। क्योंकि जब भी आप किसी बच्चे को गणित की भाषा का अध्ययन कराते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा गणित समस्या समाधान की भाषा, अगर हम बात कर रहे हैं गणित भाषा के बारे में, तो सबसे पहले बच्चा कौन सी भाषा सीखता है? जो डेली बोलता है, डेली लाइफ लैंग्वेज, जिसको आप मातृभाषा भी कहते हैं, रोज़मर्रा की भाषा कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चा रोज़मर्रा की भाषा सीखता है, उसके बाद वह गणितकरण स्थिति की भाषा सीखता है, यानी वो सवाल को किस तरीके से हल कर सकता है, फिर उस हल करने के कौन कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं यहाँ पर, और देन लास्ट में वो सिंबल यूज करता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक थ्योरी भी है जिसको मैं बोलता हूँ हमेशा एक मिनट इसको साफ कर देता हूँ पहले, फिर बताता हूँ, जिसको आप बोलते हैं, हाँ जी, ELPS। सुना है किसी ने इसको, ELPS थ्योरी को? इट्स ELPS। E मीन्स होता है एक्सपीरियंस, L मीन्स होता है लैंग्वेज, P मीन्स होता है पिक्चर्स और S मीन्स होता है सिंबल। यानी एक्सपीरियंस में अनुभव, उसके बाद भाषा, उसके बाद चित्र और उसके बाद सिंबल, प्रतीक। प्रतीक से तो लास्ट में आते हैं, देखो प्रतीक, ये तो मैंने गलती कर दिया था, इन दोनों में लास्ट में थे। और जो एक्सपीरियंस है लैंग्वेज को बोले, वो कहाँ है? वो है उसका रोजमर्रा की भाषा से। उसके बाद गणित की स्थिति की भाषा यहाँ पर आ जाती है, फिर समस्या समाधान की भाषा आ जाती है। तो ELPS थ्योरी को भी याद रखिएगा, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो ELPS बहुत आपको फायदा करेगा। E मीन्स एक्सपीरियंस, L मीन्स लर्निंग, P मीन्स पिक्चर, S मीन्स सिंबल। क्लियर है? वेरी गुड, समझ में आ गई बात। एक और सवाल, प्रश्न समस्या समाधान के प्रयोग किया जाता है। राधा, इसको छोड़ दीजिएगा यहाँ से सवाल है। राधा से शिक्षक ने कहा 15 गुना 3 का गुणनफल कितना होगा? राधा ने उत्तर दिया 55, किंतु अध्यापक ने कहा लिख कर दिखाओ। तो उसने सही उत्तर लिख दिया। इससे स्पष्ट होता है कि उसे क्या करना चाहिए। 1, उसे संख्याओं का ज्ञान करवाया जाए ताकि पहाड़ों को कंठस्थ करवाया जाए। शिक्षक को अधिक से अधिक गणित के प्रश्न हल करवाने चाहिए। राधा से लिखित कार्य ही करवाया जाए, उसे बोर्ड पर प्रश्न हल करवाया जाए। इनमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करते हैं? 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं। और यहाँ पर टूट पड़े हैं, झपट पड़े हैं आप अपने आंसर्स पर। क्या बात है, बहुत तेजी से झपट्टा मारा है आपने आंसर्स पर, और मुझे उम्मीद है कि आंसर आपके बहुत अच्छे से आया होगा। वेरी नाइस, झपट्टा है तेजी के साथ। स्नेहा बी बता रही हैं, कुछ को ए भी बोल रहे हैं। देखो समझने की कोशिश करना। अगर हम बात करते हैं, उससे बोला गया 13 गुणा 5, तो उसने बोला 55, लेकिन उसको लिखकर दिखाने के लिए कहा, उसने बोला 65। सही लिखा ना उत्तर उसने? तो मतलब क्या समझ में आ रहा है? उसे लिखना तो सब कुछ आता है, वह संख्याओं को सही से नहीं पढ़ पाती है। यानी लिखित कार्य पर करवाओगे तो क्या प्रॉब्लम, लिखित कार्य तो उसको करना आता है, तो आप रेमेडियल ऐसे तो दोगे जो वो इस चीज़ को सॉल्व कर पाए। जो चीज़ उसको ऑलरेडी आती है उसको क्या करवाओगे, है ना? तो राधा से लिखित कार्य करवाया जाए, ऑलरेडी लिखित तो वो सही कर रहे, उससे क्या करवा के करोगे? बोर्ड पर प्रश्न कराया जाए, बोर्ड पर भी आके वो सही कर देगी, क्यों? वो लिखने वाला काम होता है बोर्ड पर। तो यानी वो बच्चा लिखने में तो निपुण है, प्रॉब्लम कहाँ है? संख्याओं का ज्ञान नहीं है उसे कि 65
और 55 को कैसे बोला जाता है, इसलिए उसे संख्याओं का ज्ञान करवाया जाए और पहाड़ों को कंठस्थ करवाया जाए। अब आप सोच रहे होंगे सर कंठस्थ करवाना तो एनसीएफ मना करता है, ये भी तो दिमाग में आ रहा होगा सर, आप भी तो हमेशा बताते हो कंठस्थ करना तो गणित मना करता है, एनसीएफ मना करता है, याद नहीं करना चाहिए। लेकिन याद क्या नहीं करना चाहिए वो भी एनसीएफ के बारे में आपको जानना होगा। कंठस्थ करना का मतलब क्या है, एनसीएफ किसको मना करता है कि आप कंठस्थ पहाड़ों को ना, आप कॉन्सेप्ट को कंठस्थ मत करो, आप सवाल के उत्तर को कंठस्थ मत करो, आप सवाल के उत्तर को मत याद करो, है ना, अब रट्टाफिकेशन से उत्तर याद मत करो, समझ के करो, वो कॉन्सेप्ट को कहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अदरवाइज अगर कंठस्थ ना करवाएंगे तो बच्चा पहाड़ा ही नहीं पढ़ पाएगा। ब्लूम्स का लेवल नंबर 1 यही तो ज्ञान, नॉलेज, जिसमें रिमेंबरिंग होता है, जहां बच्चा गिनती और पहाड़ याद करता है ना, क्लियर है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, क्लियर है। हाँ, लेकिन पहाड़ों को याद करने के लिए मना नहीं करता, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बात करता है, कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए मना करता है, ठीक है ना। टेबल काउंटिंग तो करते हैं ना, तो वो ब्लूम्स का लेवल नंबर 1 होता है ज्ञान, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पहला उद्देश्य है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो। हाँ ओके, आगे बढ़ें, एक और, चलो अच्छा सवाल था, अच्छे से जवाब भी दिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं आपके समक्ष, और देखता हूँ एक और सवाल क्या है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आकृतियों अथवा आकारों का अध्ययन करते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? बीजगणितीय शाखा, ज्यामितीय शाखा, अंकगणितीय शाखा, ये सभी जिसमें हम ज्यामिति शाखा, अंकगणित शाखा, बीजगणितीय शाखा, कौन सी वो शाखा है जिसमें हम आकृतियों और आकार यानी शेप्स और फिगर्स यानी साइज का हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन यहां पर आपके सामने दिए हुए हैं, अरे क्या होगा भाई, ओके, ऑप्शन दिए हुए हैं जो आपने एकदम सही कहा है, चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ज्यामिति में तो पढ़ते हो आप आकृतियों को, त्रिभुज, चतुर्भुज, बिंदु, रेखा, ये सब कोण, ये सब किस में आप ज्योमेट्री में तो पढ़ते हो, तो ज्योमेट्री ब्रांच है जिसमें आप इन चीज़ों के बारे में प्रयोग करते हो, ये तो सबको पता था, बहुत बढ़िया। 2 अंक की संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? इनमें से कौन सी जानकारी जरूरी है अगर आप बात करें 2 अंकीय संख्या को गुणा करने की 2 अंकीय संख्या से? योग का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन योग पर वितरण के रूप में, या गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। यानी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग a 2-digit number by another 1-digit or 2-digit number, which of the following information is necessary? Commutative property of sum, arithmetic property of multiplication, multiplication as a distribution over a sum, or enumeration as inverse of division. C, कोई बोल रहा है C, कोई बोल रहा है B कि गुणन का क्रम विनिमय नियम। देखो, जब आप गुणा करते हो तो समझने की बात हो रही है, सॉरी, समझने की बात। देखो, 2 अंकीय संख्या को एक 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया की बात चल रही है, तो आप 23 में 8 की गुणा करो या 8 में 23 की। बच्चे को कुछ समझ में आया? उसने तो वही बोला जी मास्टर जी इसमें क्या समझ में आया, आपने 23 को आगे पीछे लिख दिया। तो ये जानकारी होने से काम नहीं चलेगा कि 23 गुणा 8 बराबर 8 गुणा 23 होता है, इससे गुणा नहीं होगी, है ना। गुणा किससे होगी? ऐसे 8 में अगर 23 की गुणा करते हो तो बच्चा जानता है कि 8 गुणा 23 को 20 + 3 लिख सकता है, तो 160 + 24, तब वो इसको 184 लिख देगा। तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। तो गुणा करने के लिए 2 या 2 से अधिक अंकों की अंकीय संख्याओं को गुणा करने के लिए क्या करते हैं? गुणन का योग पर वितरण नियम, यानी इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। क्लियर है बात, समझ में आ गई? दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो गया? सबको समझ में आया होगा। तो राइट ऑप्शन को समझ के करें, नहीं तो गलतियां बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। चलो, किन्हीं 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा? 2 समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो कौन सा कथन असत्य होगा? 1, समांतर रेखा पर बने कोई 2 कोण संपूरक होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 होगा, या एकांतर कोण बराबर होंगे। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 2 रेखाओं को, 2 समांतर रेखाओं को, समांतर रेखा कौन सी होती है? ये वाली, ऐसी वाली। ये 2 समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट गई ऐसे। सपोज ये PQRS 2 रेखाएं थी,
और ये MN एक रेखा जिसको काट गई। तो कौन सा कथन इनमें से असत्य है? समांतर रेखा पर बने कोई दो कोण संपूरक होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 होगा, एकांतर कोण बराबर होंगे। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू और इज फॉल्स? डी। अच्छा, ये जो अल्टरनेटिव एंगल होते हैं इनका अंतर कोण बराबर नहीं होते क्या? आप भी ऐसी बात करते हो। अगर ये कोण सपोज ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो ए डी के बराबर नहीं होता क्या? होता कि नहीं होता है? बी सी के बराबर नहीं होता क्या? ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है। आप जेड पर नहीं निकालते एंगल, जेड पर जो निकालते हो ऐसे ये वाला कोण, ये एकांतर कोण ही तो होते हैं जिनको अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं। तो अल्टरनेटिव एंगल तो बराबर होते हैं। संगत कोण के लिए बोला गया, संगत कोण भी तो बराबर होते हैं। जैसे ये मैंने आपको समझाया हुआ है कि ये चारों कोण बिल्कुल इसके बराबर होंगे। जैसे ये सपोज 30 का है तो ये 150 का है, ये भी 30 का होगा, 150 का होगा। तो ये कोण को उठा के रखोगे ना यहाँ पर तो सेम जाएगा ऐसे। तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब सी की बात करते हैं। एक तरफ बने अंतःकोणों को 180 होता है, चलो उसको भी देख लेते हैं। एक ही ओर बने दो अंतःकोण, अब ये रेखाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने काटा, ये सपोज 60 डिग्री का था तो ये भी 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया। रेखिक युग्म के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी कहती है वो क्या कहती है कि एक तरफ बने कोणों का टोटल 180 होता है। 60 ये तो कितना हो गया 120, तो 120 का ये हो गया, 120 का ये हो गया, 120 का ये हो गया। अब देखो अगर मैं इस तरफ के कोण गिनूं तो कितना है 180, इन दोनों का टोटल कोण कितना 180, इन दोनों का करूँ तो कितना 180, इन दोनों का करूँ तो 180। यानी आप किसी भी लाइन के एक तरफ जाएंगे तो आपको 180 डिग्री का कोण मिलेगा। तो ये भी सही है। अब देखो 3 तो सही हो गए, अब एक बच रहा है, इसको तो कर ही दो। समांतर रेखा पर बने कोई दो संपूरक कोण नहीं हो सकते। कोई दो कैसे हो जाएंगे? अगर मैं बोलूं ऐसे कट गया, मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये ए है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है ना? तो कोई दो कोण, आप ये नहीं कह सकते कि ए और पी जोड़ो कितना होगा, नॉट इक्वल टू 180, नहीं होंगे ना। कोई दो कोण 180 पर नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। आप सवाल को समझ के करो क्योंकि एग्जामिनेशन में इस बार इस तरह के सवालों का पूरा समावेश होगा, वो भी भर भर के, वो भी थोक में होगा, ठीक है ना, भर भर के मिलता है क्योंकि ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे जो लॉजिकल होंगे इस बार। समांतर रेखा पर एक तरफ बने कोण 180 के होते हैं आयुष जी, समांतर रेखा पर एक तरफ बने कोण 180 के होते हैं। उसने क्या पूछा है, कौन सा कथन असत्य, नॉट ट्रू। ट्रू कौन सा नहीं है? तो यही तो नहीं है। आप कोई दो कोण नहीं हो सकते। अगर आप कोई समांतर रेखा पर बने कोई दो कोण 180 के कैसे हो जाएंगे? ये तो नहीं हुए, मैंने ए और बी बताया, नहीं हुए ना। जैसे मैंने अभी आपको, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, डोंट वरी, परेशान ना हो। ये मेरे पास एक है, ओके, ये मैंने ऐसे काटा, फॉर ये 40 का है तो ये तो 140 का हो गया, ये भी 40 का हो गया, सॉरी 140 का, और ये भी 40 का हो गया। तो ये अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ूं तो क्या 180 हो जाएगा? नहीं होगा ना, नहीं हो सकता ना, इसलिए तो ये ऑप्शन गलत है। एक और सवाल लेते हैं आगे, देखते हैं नया सवाल क्या है। कक्षा 4 में गणित के पीरियड में यह विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। हाँ, ऊपर नीचे बोल सकते हैं। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है। क्या क्रियाकलाप है? एक 5 की कक्षा में गणित के पीरियड में यह विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है, किस लिए? वह समस्याओं को हल करने में जिन संख्याओं के अंत में कोई शून्य हो, विश्लेषण और संप्रेषण में, मित्रों को सहयोग देने में, वो संख्या लिखने में जिनमें शून्य हो। तो ये क्रियाकलाप क्या बताता है? ऑप्शन आपके सामने है, उम्मीद करता हूं जवाब अच्छा मिलेगा। और डी ऑप्शन वो संख्या है, ओके। ए इज द राइट आंसर।
अरे भैया ए बताए हो, डी बताए हो, बी बताए हो, सी बताए हो। देखो पहले क्लास देखो कौन सी क्लास है, 5। उसमें एक बात है कि 0 सबसे प्रभावशाली संख्या, जबकि 0 को तो बच्चा कक्षा 3 में अच्छी तरह से पढ़ चुका कि 0 का मतलब क्या है। तो वो क्या उसको उन संख्याओं को प्रयोग करने के लिए पढ़ेगा? नहीं, वो ये ढूंढेगा कि आखिरकार 0 सबसे प्रभावशाली संख्या है क्यों। और जब वो है क्यों के सवाल ढूंढेगा तो वो किस में काम आएगा? विश्लेषणात्मक। और अगर मैं आपसे बोलूं कल एक डिबेट है हमारे कॉलेज में कि 0 सबसे अच्छी प्रभावशाली संख्या, तो आप क्या करोगे? घर जाके सोओगे नहीं ना, आप चाचा से, भैया से, बुआ से, गूगल से, पापा से, मम्मी सबसे पूछोगे 0 क्यों है। तो आप अपनी एनालिसिस करोगे, देन उसको कम्युनिकेट करोगे। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2। कक्षा 5 के बच्चे की बात हो रही है साहब, तो विश्लेषण और संप्रेषण में ये प्रयोग आएगा। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। और लाइक करते रहो सेशन को भाई, ये लाइक में कंजूसी मत करा करो, ये लाइक वाइक में अरे माय गॉड, एक भी लाइक नहीं दिख रहा मुझे। तो ऐसा क्या गुनाह किया सवाल ने जो लुट गया सवाल है? ओ माय गॉड, लाइक इतने कम कैसे हैं भाई? आप इतने सारे बच्चे जुड़े हो, लाइक इतने कष्टों में दे रहे हो, क्यों भाई? ऐसा क्यों? लाइक को बढ़ाओ। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल। राम अपने भाई को गणित पढ़ा रहा है, उसका भाई कक्षा 4 का छात्र है। उसने अपने भाई को निम्न प्रकार का प्रश्न हल करने के लिए दिया, 45 सच दैट 5 गुणा 9। तो उसने इस प्रश्न को इस तरह से हल किया, 45 ओके दिस वन, ऐसे किया उसने। ये डिवाइड है, तो 45 डिवाइड बाय 45 बराबर 40, नहीं ऐसे लिख दिया उसने, ठीक है ना, ऐसे कर दिया उसने। तो सवाल क्या था? 45 डिवाइड बाई 5 गुणा 9। तो उसने उसको इस तरह से हल कर दिया, इसको भाग कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो उसने किया 45 डिवाइड बाई 45 बराबर 1। तो उसके छात्र द्वारा किए गए हल से क्या ज्ञात होता है? उसे गुणा करने की समझ नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न उसके पाठ्यक्रम में नहीं है, उसे बोर्ड मास के प्रयोग की समझ नहीं है, या उसे भाग करने की समझ नहीं है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सवाल में लिख देता हूं, 45 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 9। बच्चे ने कैसे किया? बच्चे ने कर दिया 45 डिवाइड बाई 45 बराबर 1। तो अब बताओ उसने सवाल का उत्तर गलत किया कि सही? और सही किया है गलत किया, तो उसने कौन सी समझ उसके अंदर विकसित नहीं है, ये आपको बताना है। सभी लोग रेडी हो जाओ और जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा। उम्मीद करता हूं जवाब अच्छे से मिलेगा। सी, क्या बात है, सी। देखो क्यों? क्योंकि उसने सवाल गलत किया। गलत क्यों किया? क्योंकि सवाल कैसे करना था उसका? 45 अगर डिवाइड था 5 से मल्टीप्लाई 9 से, तो क्या करना था? पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवीजन होता है। तो 45 में 5 का भाग कर जब 9 आता, 9 गुणा 9, तो इसका आंसर 81 आना चाहिए था। तो बच्चों को प्रॉब्लम क्या आई, किस में आई? उसे बोर्ड मास का प्रयोग नहीं पता है अभी। ही इज नॉट अवेयर अबाउट द यूज ऑफ बोर्ड मास। क्लियर है बात? समझ में आ गई? आसान था भाई, समझ में आया होगा सबको। मुझे तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और सवाल, गणित विषय में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है, 1 हल को याद रखने की, गणनाओं में प्रवीणता की, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, या सूत्रबद्ध करने की। ए पर्सन टू बी बेटर इन मैथमेटिक्स रिक्वायर्स व्हाट? रिमेंबर द सॉल्यूशन, proficiency in calculation, to create and formulate problems by abstract thinking and rational deliberation और formulation। C, हाँ लगा दो, बड़ा है तो बेहतर, कोई दिक्कत थोड़ी है, बड़ा है तो बेहतर ही होगा। ये भी तो होता है, बड़ा है तो सर बेहतर ही है, इसको तो लगाएंगे ही। कोई नहीं, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसको लगाओ। समझते सवाल को। देखो अगर हम गणित विषय में बेहतर होने के लिए बात करते हैं तो एक व्यक्ति को आवश्यकता किस चीज़ की नहीं है? हल को याद रखने की, गणनाओं में प्रवीणता की। देखो याद रखने को, तो हल को याद करना तो एनसीईआरटी मना करता है। अब देखो उसको अगर बेहतर होना है तो गणनाओं में प्रवीणता की जरूरत नहीं है। बेहतर क्या होना है कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग को जनरेट करे और उसके द्वारा अपनी समस्याओं को हल करने की, सूत्रबद्ध करने की कोशिश करे। दैट इज द वे इन विच, यानी आपको कॉन्सेप्चुअलाइज पढ़ना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो समझिएगा,
तो वो फायदा है। तो अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उनको सूत्रबद्ध करने की क्षमता यहाँ पर जोर देती है। जो आपने उत्तर दिया एकदम सही। तो दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ, और सेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा। फिर नेक्स्ट सेशन में आपको नई क्लासेस लेकर कल फिर मुलाकात करूंगा इसी समय पर। दीजिएगा इजाज़त। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।